हेलो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10 हिस्ट्री। पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय। मॉड्यूल 1 शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 4 तक बात करेंगे। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है और कैसे यूरोप में शुरू हुई। कहानी शुरू होती है फ्रेडरिक सोरोयू नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट से। उसने 4 प्रिंट्स का एक सीरीज बनाया और उस सीरीज में उसने क्या दर्शाया, उसने अपने सपने को दर्शाया। एक ऐसी दुनिया के सपने को जिसमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स थे। मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें सारे देश डेमोक्रेटिक सिस्टम में थे या सोशल रिपब्लिक सिस्टम में थे। यही वो पेंटिंग थी। आप देख रहे हैं कि स्टैचू है जिसके हाथ में मशाल है। उसके एक हाथ में लेफ्ट हैंड में उसके मशाल है और राइट हैंड में कुछ लिस्ट जैसा है। आसमान में देवदूत हैं, ईसा मसीह हैं, एंजल्स हैं। जमीनों पर ताज यानी मुकुट पड़े हुए हैं और अलग अलग देशों के लोग अपने अपने पोशाकों में अलग अलग अपने देश के झंडों को लेकर के उस स्टैचू की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ लोग अपने देश का झंडा लिए हुए उस स्टैचू से आगे हैं। जैसा कि हमने बताया आपको इस इमेज के बारे में कि फ्रेंच जो आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक रिजोई, यहाँ पर उन्होंने जो ये प्रतिमा बनाई, ये जो मूर्ति बनाई है, ये लिबर्टी है जिसको उन्होंने पर्सनिफाइड किया है एक फीमेल फिगर के रूप में। और उनके हाथ में जो टॉर्च है, जो मशाल है, वो मशाल प्रतीक है ज्ञान का, जागरूकता का, एनलाइटनमेंट का। उनके दूसरे हाथ में जो एक लिस्ट जैसा चीज आप देख रहे हैं वो चार्टर ऑफ राइट्स है ऑफ मैन। मतलब कि मनुष्यों के क्या अधिकार हो सकते हैं इसकी सूची है उनके हाथ में। और जमीनों पर जो ताज आप बिखरे पड़े देख रहे हैं, जो मुकुट आप बिखरे पड़े देख रहे हैं, वो इस बात के प्रतीक है कि निरंकुशवाद, राजतंत्र, शासन व्यवस्था अब धूल चाट रही है, समाप्त हो गई है। इन सोरोयूज यूटोपियन विजन, उनका यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन का मतलब राम राज्य की कल्पना। राम राज्य की कल्पना का मतलब एक ऐसा शासन व्यवस्था जहां हर एक व्यक्ति को उसका समुचित अधिकार मिले और देश की शासन व्यवस्था और कानून के समक्ष सभी नागरिक बराबर हो। In Suruyu's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. इस चित्र में आप जो देख रहे हैं, अलग अलग राष्ट्रों को दर्शाया गया है लोगों के द्वारा जो अपने देश के पारंपरिक पोशाकों को पहने हुए हैं और अपने देश के राष्ट्रीय झंडे को हाथ में लिए हुए। यह प्रतीक है हर एक देश का इस चित्र में। और कुछ देश जो आगे चल रहे हैं, स्टैचू के पास से आगे निकले हुए हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड है, जिन्होंने अपना नेशन स्टेट बना लिया क्योंकि उन्होंने प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था को लागू किया है और अत्याचारी और निरंकुश मोनार्की सिस्टम का अंत कर दिया है अपने देश में। यहां आप देख सकते हैं फ्रांस अपने झंडे के साथ, ट्राइकलर झंडे के साथ, वो अभी स्टैच्यू के पास पहुंचा है। मतलब फ्रांस अब आजादी प्राप्त करने के कगार पर है। जस्ट उसके पीछे आप देख पा रहे हैं जर्मनी के झंडे को। ब्लैक और रेड और गोल्डन कलर का तिरंगा झंडा है। यह भी प्रतीक है कि अब जर्मनी भी उस रास्ते पर चल निकला है और बहुत ही जल्दी लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू, नहीं उल्टा बोल दिया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने वाला है और उसको भी बहुत जल्दी आजादी मिलेगी इस निरंकुशवाद शासन व्यवस्था से। Interestingly, at the time when Siroyu created this image, the German peoples did not yet exist as a United Nations.
मजेदार बात तो ये है कि जिस समय सुरोयू ने ये पेंटिंग बनाया उस समय जर्मनी एक नेशन स्टेट के रूप में नहीं उभरा था, लेकिन उसकी कल्पना देखिए कि वो सोच रहा था कि जर्मनी भी इसी रास्ते पे निकलेगा और अपने यहाँ राजतंत्र, निरंकुशवादी राजतंत्र, मोनार्की सिस्टम को खत्म करके, डेस्पोटिक मोनार्की सिस्टम को खत्म करके अपने यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू करेगा। द फ्लैग they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German। यहाँ जो चित्र में दिखाया गया है जिस झंडे को, वो एक उम्मीद का प्रतीक है कि बहुत सारे जर्मन जो है, जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटी, जर्मन बोलने वाले जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, वो एक साथ यूनिफाई होकर के एक नेशन स्टेट बनाएंगे और वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करेंगे। Following the German peoples are the peoples of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। जर्मनी के पीछे पीछे और भी कुछ देश हैं जो इसी कतार में खड़े हैं, जो अपने यहाँ क्रांति लाने वाले हैं, जो अपने यहाँ डेस्पोटिक मोनार्की सिस्टम को खत्म करके डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू करने वाले हैं। उन देशों में है ऑस्ट्रेलिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया। फ्रॉम द हेवेंस एबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। और ये इतना अच्छा दृश्य है जिसमें मानवता के निरंकुशवाद, अत्याचारी शासन व्यवस्था से मुक्त हो रही है कि आसमान से ईसा मसीह, बहुत सारे संत, बहुत सारे एंजल्स इस दृश्य को, मनोहारी दृश्य को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रैटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इन सब प्रतीकों को यूज करके इस कलाकार ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि सभी देश एक दूसरे के साथ भाईचारे में हैं। सभी देश के लोग एक बात पर सद्भावना में हैं कि उनके यहाँ डेस्पोटिक मोनार्की सिस्टम नहीं चलना चाहिए, बल्कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चलना चाहिए। दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सुरोयू। सुरोयू ने अपने पेंटिंग्स में बहुत सारी जिन समस्याओं को दर्शाया है, हम लोग इस चैप्टर में उन्हीं पर बात करने वाले हैं। अब मॉड्यूल 2 की शुरुआत करेंगे। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। 19th century के दौरान नेशनलिज्म एक ऐसे फोर्स के रूप में उभरा जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया पूरे यूरोप में, लोगों के मानसिक स्तर पर भी और देश के अंदर राजनीतिक स्तर पर भी। The end result of these changes was the emergence of the nation state। इन परिवर्तनों का अंतिम परिणाम क्या निकला? तो इन परिवर्तनों का अंतिम परिणाम में से एक ये निकला कि नेशन स्टेट्स उभर कर सामने आए। किसके जगह पर उभर कर सामने आए? डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप की जगह पर। मतलब यूरोप के डायनेस्टिक एम्पायर्स खत्म हो गए और नेशन स्टेट्स बन के आए। डायनेस्टिक एम्पायर का मतलब वैसा किंगडम जिसमें एक राजा है और राजा के मरने के बाद उसका बेटा या उसका उत्तराधिकारी ही राजा बनेगा। जनता के प्रतिनिधियों का शासन व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। और जब नेशन स्टेट बनेगा तो शासन करने वाले लोगों को जनता अपने में से चुन के भेजेगी, अर्थात जो शासक वर्ग होगा वो जनता का प्रतिनिधि होगा। अब आप इतने से ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा शासन व्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट। जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है और मॉडर्न स्टेट की जो तरीके हैं, इन विच ए सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सॉवरेन कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर होता है जो सॉवरेन कंट्रोल रखता है ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पर। एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पर मतलब क्लियर तरीके से बॉर्डर डिफाइन होता है कि ये यहां से यहां तक एक टेरिटरी है, वो एक नेशन स्टेट के रूप में रहेगा और उसमें
शासन जो चलेगा एक सेंट्रलाइज्ड पावर के द्वारा चलेगा, जिसको पूरा अधिकार होगा उस क्षेत्र के अंदर अपने हिसाब से, अपने देशवासियों के हिसाब से कानून बनाने का, संविधान बनाने का। had been developing over a long period of time in Europe. जो मॉडर्न स्टेट है उसका कॉन्सेप्ट और उसका प्रैक्टिस काफी दिनों से, लंबे समय से यूरोप में विकसित होता रहा है। और इसमें क्या था इस मॉडर्न स्टेट में कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर होगा जो सोवरेन कंट्रोल करेगा, जिसको पूरा संप्रभुत्व अधिकार होगा, नियंत्रण होगा अपने देश पर, अपने डिफाइंड टेरिटरी पर। A nation state was in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होगा जिसमें सिर्फ शासक वर्ग ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी उस देश की पहचान से पहचाने जाएंगे, और उस देश की पहचान वहां के नागरिकों से होगी, ना कि सिर्फ शासक वर्ग से। और देश के इतिहास में नागरिकों का भी इतिहास शामिल होगा, न कि सिर्फ शासक वर्ग का। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अनंत काल से यह कॉमननेस नहीं था। इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स। यह कॉमननेस लाया गया। कॉमननेस क्यों? क्योंकि जो भी इतिहास था किसी देश का इसके पहले तक, वो इतिहास राजाओं का इतिहास था। उस इतिहास में आम जनता का कोई चर्चा नहीं था। देश की पहचान राजाओं की पहचान से होती थी, राजाओं की पहचान देश की पहचान से होती थी, जनता से नहीं। लेकिन ये जो कॉमननेस लाया गया कि जनता और शासक एक ही स्तर पर होंगे, ठीक है। This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. हम लोग इस चैप्टर में उन सारे सभी प्रोसेसेस पर नजर डालेंगे जिससे नेशन स्टेट और नेशनलिज्म 19th सेंचुरी में यूरोप में अस्तित्व में आया। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. यूरोप के अंदर पहली बार राष्ट्रवाद की भावना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त की गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए, जो 1789 ईस्वी में मतलब 1789 में हुआ। फ्रांस, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. 1789 में पूरा फ्रांस एक निरंकुश शासक के अंडर में था, एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था जो कि एक एब्सोल्यूट मोनार्क निरंकुश शासक के अंडर में था। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of the sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, उसका परिणाम ये निकला कि सॉवरेंटी यानी सत्ता मोनार्की के हाथ से छीनकर फ्रेंच सिटीजन्स के एक समूह के हाथ में दे दी गई, एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में दे दी गई जो फ्रेंच नागरिकों से बना था। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its density. इस क्रांति से यह बात स्पष्ट हो गई, इस क्रांति ने लोगों के बीच यह घोषणा कर दी, यह स्पष्ट कर दिया कि फ्रांस की जनता ही अब से देश का संविधान बनाएगी, देश का गठन करेगी और इसके भविष्य का निर्माण करेगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और राष्ट्र की विचारधारा का विकास हुआ। The French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people.
फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने बहुत सारे उपाय और बहुत सारे तौर तरीके लागू किए जो लोगों के अंदर, फ्रांसीसी जनता के अंदर, फ्रांस की जनता के अंदर सामूहिक रूप से एक पहचान बनाती थी, उनको एक पहचान देती थी फ्रांसीसी होने का, एक एहसास देती थी कि वे भी फ्रांसीसी है। द आइडियाज ऑफ ला पार्टी, द फादरलैंड। ला पार्टी मतलब द फादरलैंड, ये फ्रेंच वर्ड है। ले सिटोयन मतलब सिटीजन। दोनों को मिलकर कहें तो जो आइडिया था ला पार्टी ले सिटोयन, वो एम्फेसाइज करता था द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस आइडिया में ये बताया गया था कि एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके अंदर सभी कम्युनिटीज को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे राष्ट्र के। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. और इस क्रम में किया गया कि सबको एक कॉमन अधिकार हो, कॉमननेस का एहसास हो, इसके लिए एक ट्राइकलर फ्लैग, नया ट्राइकलर फ्लैग बनाया गया जो फ्रांस का नेशनल फ्लैग हुआ। किसको हटाकर बनाया गया? जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था उसको हटाकर। The States General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. State General का चुनाव एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा किया गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, नए राष्ट्रगान भी लिखे गए और बनाए गए। ओथ्स टेकन, जनता ने शपथ लिया। मार्टायर्स कमेमोरेटेड, इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, मोनार्की से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जितने शहीदों ने अपना बलिदान दिया था उनको याद किया गया और ये सब किया गया राष्ट्र के नाम पर कि हम सब एक राष्ट्र के हैं, इसलिए हम सब का एक राष्ट्रगान होगा, हम सब राष्ट्र के नाम से एक शपथ लेंगे और हम सब एक साथ एकजुट होकर अपने शहीदों को याद करेंगे। A centralized administrative system was put in place. मोनार्की को हटा करके एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगाया गया। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब रेवेन्यू भी देखेगा, जस्टिस भी देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी देखेगा। इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। फ्रांस का ये जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इसने एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया उस फ्रांस की सीमा के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, और वो लॉ सबके लिए समान। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबॉलिश्ड। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी पहले लगाया जाता था और जो पहले बकाया टैक्स बाकी थे पहले के, उन सब को माफ कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। A uniform system of weights and measures was adopted. नाप तौल के यूनिफॉर्म सिस्टम को एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज्ड। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, मतलब क्षेत्रीय बोलियों को थोड़ा रोका गया। क्यों रोका गया? सुनिए आगे। फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। पेरिस में जो फ्रांसीसी भाषा लिखी और बोली जाती थी, उसी को पूरे फ्रांस का कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, लैंग्वेज ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय भाषा बना दी गई। क्यों? ताकि सब में कॉमननेस का एहसास हो, सब एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही झंडे के अंदर रहेंगे, देश के नाम से एक ही शपथ लेंगे और अपने शहीदों को एक साथ एक बार याद करेंगे, तो उन सब में कॉमननेस की फीलिंग आएगी, उनको लगेगा कि हम सब एक हैं। मॉड्यूल 3 की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में और आगे। The revolutionaries declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. क्रांतिकारियों ने घोषणा कर दिया कि मिशन यही है और फ्रेंच नेशन का डेस्टिनी यही है कि वो पूरे यूरोप की जनता को
डेस्पोटिज्म से निरंकुशवाद से मुक्ति दिलाए। कहने का मतलब कि फ्रांस के क्रांति के जो अग्रदूत थे, क्रांतिकारी नेता लोग थे, उन लोगों ने ये कहा कि ये फ्रांस की क्रांति सिर्फ फ्रांस के तक ही सीमित नहीं है, यह एक गाइड के रूप में, पायोनियर के रूप में पूरे यूरोप के सभी देशों को मार्गदर्शन करेगी, ताकि वो डेस्पोटिक मोनार्की सिस्टम से अपने आप को आजाद करके एक आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने यहां लागू कर सके। When the news of the events in French reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobian clubs. जब फ्रांस की घटनाओं का खबर यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंचने लगे, तब वहां के स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने अलग अलग तरह से जैकोबियन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. और उनके एक्टिविटीज और कैंपेन्स के कारण फ्रेंच आर्मी का रास्ता खुल गया कि वो आसानी से 1790 के दौरान, मतलब 90 के दशक के दौरान, डिकेड के दौरान हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बहुत सारे भागों में घुस गई। With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. जैसे जैसे रिवोल्यूशनरी वॉर फैलता गया, वैसे वैसे फ्रेंच आर्मी ने यूरोप के सभी देशों में नेशनलिज्म के आइडिया को पहुंचा दिया। Within the wide swathe of territory under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. और जैसे जैसे फ्रांस की सीमा का विस्तार होता गया नेपोलियन के नेतृत्व में, नेपोलियन अपने अंडर आने वाले सभी देशों में, सभी क्षेत्रों में उन सभी सुधारों को लागू करता चला गया जो उसने फ्रांस में पहले से ही लागू कर दिए थे। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. इसमें कोई बात का दुविधा नहीं है, शक नहीं है कि नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को तहस नहस कर दिया था, क्योंकि उसने एक तरह से फिर से मोनार्की की शुरुआत कर दी थी। In the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लागू किए थे, क्रांतिकारी कदम उठाए थे, जिसके कारण पूरा सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ज्यादा रेशनल हो गया था और बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया था पहले की तुलना में। नेपोलियन ने सिविल कोड ऑफ लागू किया था, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। सिविल कोड ऑफ 1804 डिड अवे, इसने क्या क्या चीजों को इस सिविल कोड ने खत्म किया। विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इस सिविल कोड के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। नेपोलियन ने यह सुनिश्चित किया। Established equality before the law, नेपोलियन ने यह भी सुनिश्चित किया कि कानून के समक्ष पूरी समानता होगी सभी लोगों की, चाहे वो किसी भी क्लास, कम्युनिटी और क्रीड के क्यों ना हो। अगर वो फ्रांस के नागरिक हैं तो हर एक नागरिक को समान माना जाएगा कानून के सामने। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को अपने संपत्ति का अधिकार मिलेगा। राज्य यानी सरकार यानी एडमिनिस्ट्रेशन उससे उनकी संपत्ति छीन नहीं पाएगी। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे देश थे जहां फ्रांस की क्रांति का खबर जब पहुंचा तो वहां
एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग और छात्रों ने बगावत कर दी, तब फ्रेंच आर्मी वहां घुसी और अपना कब्जा जमाया, और जिन जिन क्षेत्रों पर फ्रांस का कब्जा हुआ वहां भी ये सिविल कोड ऑफ 1804 लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। डच रिपब्लिक में, इटली में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव। टाउन्स में जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको भी नेपोलियन ने हटा दिया। नेपोलियन एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम का भी खात्मा कर दिया। He freed peasants from serfdom and manorial dues. उन्होंने किसानों को सर्फडम से और मैनोरियल ड्यूज से मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom. Peasants, artisans, workers और नए बिजनेसमैन नए नए प्राप्त फ्रीडम को काफी एंजॉय कर रहे थे। Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to, जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे वो began to realize that uniform laws, उन लोगों को इस यूनिफॉर्म लॉज का एहसास होने लगा था कि कैसे कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, उन लोगों को इस बात का फायदा समझ में आने लगा था कि स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स से क्या लाभ हो सकता है। उन लोगों को कॉमन नेशनल करेंसी का लाभ भी दिखने लगा था। एंड दे वुड फैसिलिटेटेड द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, क्योंकि इन सब कारणों की वजह से, यूनिफॉर्म लॉ की वजह से, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स के वजह से और कॉमन नेशनल करेंसी की वजह से देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने और व्यापार करने में उनको बहुत आसानी और सुविधा होने लगी थी। अब चले आएंगे हम लोग मॉड्यूल 4 की तरफ। However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. जिन जिन एरिया पर फ्रांस ने अपना कब्जा किया था वहां के लोकल पॉपुलेशंस का फ्रेंच रूल के बारे में जो प्रतिक्रिया थी, मिक्स्ड प्रतिक्रिया थी। मतलब जिन जिन क्षेत्रों पर फ्रांस ने कब्जा किया था उन क्षेत्रों के लोगों में से, रहने वालों में से, नागरिकों में से कुछ फ्रेंच रूलिंग सिस्टम को बहुत अच्छा मान रहे थे तो कुछ खराब भी मान रहे थे। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. शुरुआत में तो बहुत सारे जगहों पर जैसे हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ब्रसेल्स में, मेन्स में, मिलान में और वर्साव में फ्रेंच आर्मी के पहुंचने को कहा गया कि ये लोग आजादी के संदेशवाहक आए हैं। बट द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन लोगों का ये जो उत्साह था फ्रेंच आर्मीज के प्रति, उनके मन में जो सकारात्मक भाव थे ये बहुत ही जल्दी बदल गए नकारात्मक भाव में। क्यों? क्योंकि एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, क्योंकि ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया जा रहा था, जो नया प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया जा रहा था फ्रांस के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा, उनकी राजनीतिक आजादी का समर्थक नहीं था, उनकी राजनीतिक आजादी पर प्रतिबंध लगाने वाला था। कैसे लगाने वाला था? तो इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बहुत बढ़ गया था। सेंसरशिप, प्रेस और अभिव्यक्ति पर रोकथाम लगा दी गई थी। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में लोगों को भर्ती किया जा रहा था। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर स्टेट सर्विस टिपिकली इनटू द आर्म्ड फोर्सेस,
जबरदस्ती लोगों को बाध्य किया जा रहा था कि स्टेट सर्विस में आइए, खास करके आर्म्ड फोर्सेस में आने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आगे क्या होता है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेर अंडर autocratic monarchy within territories of which lived diverse peoples. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्की था। ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब पहले तो राजतंत्र था, और ऑटोक्रेटिक मतलब था क्या कि राजा तानाशाह की तरह था, वो जो बोल दिया वही कानून। और इस टेरिटरी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के राष्ट्र आते थे जहां पर इन मोनार्कीज का रूलिंग चल रहा था। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। और उन सभी लोगों में, उन सभी देशों के अंदर इस बात की भावना नहीं पनप रही थी कि वे लोग एक कॉमन कल्चर से बिलोंग करते हैं और उनका एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी हो सकता है। जैसे magyर थे, सर्डिनियन थे, क्रोएटियन थे, ग्रीक थे, सैल्विक लोग थे, टस्कन थे, अल्बानियन थे, चेक थे, फ्रेंच थे, पॉलिश थे। ये सब एक बहुत बड़े टेरिटरी के अंदर थे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जहां का सिस्टम था, रूलिंग सिस्टम था। अब चूंकि डिफरेंट मोनार्की था, अलग अलग मोनार्की था, तो सब राजा अपने अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में भाषा चला रहे थे, कल्चर चला रहे थे, करेंसी चला रहे थे, कानून सबका अलग अलग था। तो जिसके कारण इन लोगों देशों में कोई एकता की भावना, कॉमननेस की भावना बिल्कुल नहीं थी। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ये सारे के सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम बताना चाहेंगे द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। कह रहा है कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल करते थे वो एक पैचवर्क थे, सम्मिश्रित थे, जिसमें डिफरेंट रीजन्स आते थे और डिफरेंट कल्चर के लोग आते थे। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स। अब कौन कौन से रीजन्स आते थे? द टाइरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सडेटनलैंड। अब इन रीजन्स में कौन कौन रीजन्स आते थे? तो अल्पाइन रीजन आता था, टाइरोल आता था, ऑस्ट्रिया आता था, सडेटनलैंड आता था, बोहेमिया भी आता था साथ ही साथ, वेयर द अरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। और वहां का जो अरिस्टोक्रेसी था वो जर्मन स्पीकिंग था। सोच लीजिए आप कितना। टाइरोल आप देख सकते हैं मैप पर, आप ऑस्ट्रिया को देख सकते हैं मैप पर, ये आप सडेटनलैंड को देख सकते हैं, बोहेमिया को देख सकते हैं। और इन सब क्षेत्रों में जो अरिस्टोक्रेसी था वो मुख्य रूप से जर्मन भाषा बोलता था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। जहां एक तरफ जर्मन बोलने वाले ये सब क्षेत्र थे, वहीं उस किंगडम के अंदर इटालियन बोलने वाले क्षेत्र भी थे, जैसे लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। लोम्बार्डी आप देख पा रहे हैं, वेनेशिया आप देख पा रहे हैं। तो आप देखिए कितना डाइवर्स लैंग्वेज है और कितने डाइवर्स टेरिटरीज हैं एक मोनार्की के अंदर। अब जाहिर सी बात है कि एक मोनार्की के अंडर होते हुए उनमें कॉमननेस की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग है, उनका एथनिक ग्रुप अलग है, उनका कल्चर बिल्कुल अलग है। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक magyar while the other half spoke a variety of dialects। बताइए, हंगरी में आधी आबादी ऐसी थी जो magyar भाषा बोलती थी और आधी आबादी ऐसी थी जो एकदम बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कई तरह की भाषाएं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाली थी। इन गैलिशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। गैलिशिया में जो अरिस्टोक्रेसी कम्युनिटी था, जो जो हाई क्लास था, जो एलिट क्लास था, वो पॉलिश बोलता था। पोलिश लैंग्वेज में यहां लिखा हुआ है, ठीक है। Besides these three dominant groups, there were also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples। और इसी एम्पायर के क्षेत्र में ही इन तीन डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे, ठीक है, जो पीजेंट्स थे।
ठीक है, जैसे बोहेमियंस एंड सोल्वाक्स नॉर्थ में, स्लोवेनिस इन कार्नियोला, क्रोट्स साउथ में, रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वानिया में. Such differences did not easily promote a sense of political unity. ऐसा डिफरेंस होने के कारण, इतना सारा अंतर होने के कारण उनके अंदर एक पॉलिटिकल यूनिटी का फीलिंग नहीं आ पाता था. उनको ये फीलिंग नहीं आ पाता था कि वो एक ही राष्ट्र से, एक ही देश से बिलोंग करते हैं. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. अब फिर किस बात से वो एक साथ जुड़ के रह रहे थे? क्योंकि उन सब में सिर्फ एक ही बात कॉमन थी कि वो राजा के प्रति, मोनार्क के प्रति वफादार थे. उनमें देश के प्रति कोई वफादारी नहीं था. फीलिंग नेशन के लिए नहीं था, फीलिंग उस मोनार्क के लिए था. मॉड्यूल 5 नेक्स्ट लेसन में हम लोग करेंगे. थैंक यू वेरी मच.